absorption by roots. So when we say absorption by roots, roots are going to absorb the water and minerals. Which plant tissue is responsible for the absorption of water and minerals? प्लांट टिश्यू. कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम. जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ water and minerals. In the roots, uptake of water and minerals take place by the same mechanism or different mechanisms? Different mechanism. So the uptake of water is taking place by which mechanism? Minerals transport is taking place by active transport. यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये जो रूट हेयर है root hair is a very thin cell, very thin and long cell. Cell wall is almost absent. Inside, the major part of the root hair is vacuole. Good. The major part is vacuole. So the fluid that is present inside the vacuole is known as? The fluid that is present inside the vacuole is known as cell sap. So the concentration inside the cell sap compared to the outside is hypertonic. हाइपरटोनिक का क्या मतलब हुआ कि सेल सैप में मिनरल कंटेंट ज्यादा है, बाहर के बनिस्पत ज्यादा है. So inside in the cell sap, when the concentration is high, which side the water will move? सब बाहर आ जाएगा. Outside soil particles are there, and around the soil particles there is a thin layer of water. हम लोग क्या सोचते हैं ना, पौधे को पानी पिलाएंगे. पौधे को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है. पानी आदमी जानवर ये लोग पानी पीते हैं. पौधे को पानी पिलाइएगा तो मर जाएगा. उसको बस उतना ही पानी चाहिए जो कि जो सॉइल का पार्टिकल है उसके ऊपर वो एक थिन फिल्म बनाता है. बस उतना पानी उसके लिए सफिशिएंट है. तो इसके अंदर जो मिनरल है इसके कारण सेल सैप हाइपरटोनिक है. सॉल्ट ज्यादा है यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है सर. हियर द कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे हम लोग जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम है यहां पे. और बाहर जो है सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन इसके कंपैरिजन में, सेल सैप के कंपैरिजन में ज्यादा है. ऐसे में वाटर ऑलवेज
flows from the its higher concentration to lower concentration through the semi permeable membrane. ये सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर। तो कौन ऑस्मोसिस हो गया ये? एंडोस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस सर। एंडोस्मोसिस। तो इस तरीके से क्या इसमें कोई एनर्जी का खर्चा? कुछ नहीं, नहीं सर। फ्री टिकट, नो प्रॉब्लम। बहुत कमाल का चीज होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बहुत कमाल का चीज। किसी भी चीज को आप अलग अलग कंसंट्रेशन कर दीजिए और बीच में एक बैरियर दे दीजिए, काम करा लीजिए उससे। आप अगर चार्ज को सेपरेट करेंगे तो क्या काम होगा? चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो। व्हाट इज हैपनिंग इन द नर्व्स? दैट ओनली इज हैपनिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में आप पानी को रोक लिए, ऊपर में पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे पोटेंशियल कम है। Can we charge that gadget with our electrical impulse that is running in our body? That depends upon whether your gadget is able to catch that electrical impulse. Point number one. उसका जो वोल्टेज है माइक्रो वोल्ट में है, क्या माइक्रो वोल्ट से वो गैजेट चल पाएगा? इज द क्वेश्चन मार्क। एक होता है माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, नॉर्मल वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट। चलिए, तो काम कराने का जितना ज्यादा आप बैरियर बनाओगे उतना आप फटाफट उतना ज्यादा काम करवा पाओगे। तो चलिए, so here endosmosis will take place because in the cell sap it is the hypertonic solution. It is a passive transport. ये इनबिल्ट है, क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, इसीलिए दिक्कत है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये हो गया पानी का खेल। लेकिन मिनरल, अंदर में ऑलरेडी मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पौधा चाह रहा है कि मिनरल ले बाहर से, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में आपको उसमें खर्चा करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। मिनरल अपटेक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So what are the factors that are responsible for the uptake of water in the root? Endosmosis is the phenomena by which uptake of water is taking place. Is there any other phenomena also? सब ट्रांसपीरेशन। हाँ, देखिए, जो अपटेक है रूट्स में बस एक ही खेल है, ऑस्मोसिस। बाद में और चीज आएंगे। मतलब रूट के अंदर पानी जो प्रवेश करेगा, पहुंचेगा, उसके लिए केवल एक, वो है एंडोस्मोसिस, और कुछ नहीं। शुद्ध एंडोस्मोसिस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट,
जब रूट के अंदर पानी पहुंच गया है, क्या एक ही रूट हेयर है? नहीं सर। जहां आपका पेड़ खड़ा है उससे कई मीटर दूर तक उसका रूट हेयर फैला हुआ है। आदमी सोचता है कि भैया इसका जड़ तो यहां है, जड़ में देते हैं पानी, लेकिन वहां उसका असली रूट थोड़ी है। उसका असली रूट तो बहुत दूर फैल गया। हाँ, जितनी ऊंचाई समझिए लगभग उतनी ही गहराई हो सकता है। और जो साइड वाइज उसका रूट हेयर जा रहा है, ट्रैक्टर लेके जोत दिए। भाई ट्रैक्टर का भी अपना भार होता है, सॉइल कंप्रेस होता है। आप तो ऊपर का सोचे कि खेती कर लेंगे, लेकिन आपका आम का गाछ का जो भी वो गया रूट, बगल बगल से निकाल दिए उसको, बोले कि भाई पौधे को तो टच हम नहीं किए, लेकिन आपने उसके रूट सिस्टम को डैमेज किया। तो देयर आर ह्यूज नेटवर्क ऑफ रूट हेयर्स, और सभी रूट हेयर पानी को ले रहे हैं। क्या होगा? अगला स्टेप है, जो पानी अलग अलग रूट हेयर्स से जमा होते हुए आ रहा है, वो पहुंचेगा कहां? सीक्वेंस यहां पे जरूरी है। रूट हेयर से शुरू हुआ, वाटर का एंट्री, रूट हेयर से कॉर्टेक्स की तरफ गया। व्हाट इज कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, इसमें सेल्स आप पाओगे इस तरीके से, गोल गोल पतले सेल वाले, पतले सेल वाल पतला होता रहेगा कॉर्टेक्स। तो ये एक टाइप का फिलर टिश्यू है, फिलर, फिल करना, बीच में फिल करता है। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से फ्लोएम की तरफ, नहीं डबल मेम्ब्रेन कोई ऐसा चीज नहीं है। हाँ, ये ऐसे टाइम पास बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं। फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम इज गोइंग टू कंडक्ट द फूड। क्या वाटर फ्लोएम में घुसेगा? नहीं सर। नहीं सर। तो जब हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं वाटर मूवमेंट का, बीच में फ्लोएम आ तो रहा है, लेकिन फ्लोएम को कोई मतलब नहीं है, वो पानी को नहीं लेगा। हम्म, हाँ कॉर्टेक्स तो है, कॉर्टेक्स हम लोग ने लिखा है। हाँ, कॉर्टेक्स हमने आपको बताया ना, व्हाट इज कॉर्टेक्स। ये एक टाइप का फिलर टिश्यू, हवा, कुछ पैकिंग मटेरियल टाइप का है, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो फ्लोएम के बगल में तब जो ज्यादा सेंटर की तरफ में आपका आता है वो है जाइलम। अल्टीमेटली पानी पाना है जाइलम में। एनर्जी, एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स एनर्जी। if the cell is not able to do respiration, if the cell is not able to produce energy, it will not live. तो जाइलम तक पहुंचा। यहां पे तो हमने बस एक ही रूट हेयर दिखाया है, लेकिन कई ऐसे रूट हेयर हैं
जो कि एंडोस्मोसिस करते हुए पानी को पहुंचा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब सब लोग एक साथ धक्का देगा तो क्या होगा? जाइलम के पास रूट का प्रेशर बनेगा, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ताकत है रूट प्रेशर में, ऐसी बात नहीं, लेकिन कितनी ताकत है? 2, 3, 4 फीट। Let us finish this. So root pressure is because of the combination of from the so many root hairs the water is coming, that is going to create the root pressure. इस रूट प्रेशर से जो जाइलम में पानी घुसा वो कुछ 3 से 4 फीट या 5 फीट तक पानी को उछाल सकता है, उसको प्रेशर से ऊपर भेज सकता है कितना पाइप का साइज जाइलम का? से छोटा। जो इतने पतले पाइप में जब एक साथ इतना पानी आएगा तो वो प्रेशर से जाएगा ऊपर कि नहीं? चला जाता है। और नहीं फटेगा नहीं। क्यों? प्लांट सेल है। प्लांट सेल में यहां से रीएनफोर्समेंट है, कंक्रीट, स्टील बार, सेल वॉल है ये सर। हाँ, इट हैज एन एक्सीलेंट सेल वॉल, जिसके कारण वो रिजिड हो जाता है, नहीं टूटेगा, नहीं फटेगा जल्दी। अगर ये छोटा पौधा रहा, हर्ब टाइप का पौधा है, समझिए कि धनिया पत्ता टाइप्स, तब क्या होगा? सर रूट प्रेशर से उसका काम हो जाएगा। रूट प्रेशर से काम हो जाता है, उसको ट्रांसपीरेशन पूल से बहुत मतलब नहीं रहता है। अगर ये घास है, ग्रासेस, एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, ये सब अपने परव्यू के बाहर है। इन योर हायर क्लासेस यू विल लर्न। सो हियर ग्रासेस आर कमिंग अंडर अ मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलिडन। तो ग्रासेस में हम लोग क्या देखते हैं? वो कुछ भी हो सकता है। ग्रासेस का मतलब नॉर्मल घास, चावल, बैम्बू, ये सब घास का फैमिली। गेहूं भी घास का फैमिली है, कॉर्न भी घास का फैमिली है, सब घास का फैमिली है। These are all grasses. So why they are monocot? Monocot grasses are all monocot. तो क्या होता है कि इन घास में क्या होता है? रूट प्रेशर के कारण आपने थोड़ी सी क्लास 9 में ध्यान नहीं दी थी। ये आपके चैप्टर में बड़े स्पष्ट तरीके से एक्सैल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स, we will not go into that. So grasses, so here what is happening? जब रूट प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता है, तब पौधा अपने पत्तों में, इसमें वेन्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, आप देखोगे ऐसे ऐसे पैरेलल रहता है। हाँ, तो इनके मोनोकॉट्स में पैरेलल रहेगा। तो आप देखोगे एजेस में क्या होगा कि ये जो एक्सेस रूट प्रेशर के कारण जो पानी का प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, वो ट्रांसपीरेशन नहीं होने के कारण यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। रात में ज्यादा बनता है, क्योंकि रात में तो कोई शार्प होता है, खड़ी भी जाता है, because it has some silicate deposits. We will not go into that. You are all. So here what is happening is water droplets, because transpiration नहीं हो रहा है लेकिन root pressure पूरा है,
तो इस तरीके से जो आप देखते हो आपको लगता है कि ओस जमा है, बट व्हाट इज हैपेंड हियर? गटेशन। 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 So guttation, yes, yes, the structure, these structures through which the water is coming out by guttation are known as the hydrothodes. हाइड्रोथॉट्स। लेकिन जब ये तो चांदनी रात है, लेकिन जब तेज धूप होगा तब यही लीफ में ट्रांसपिरेशन, जबरदस्त ट्रांसपिरेशन होते रहेगा, इसमें से वाटर वेपर इवेपोरेट होते रहेगा, गटेशन नहीं होगा। जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू विच स्ट्रक्चर? स्टोमाटा। स्टोमाटा कैन ओपन, इट कैन क्लोज। Okay, hydrothods, what will happen? They can open, close, always open. What will happen? Anyone else? Ayush too is telling that hydrothods are always open. हाँ सर, सर एक्चुअल में सर हमेशा ओपन रहता है। हर्षित आपका क्या कहना है? क्या सर? हाइड्रोथोड्स हमेशा ओपन रहता है कि ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है? प्रणय? सर हमेशा ओपन होता है। ओके, प्रणय आपका क्या कहना है? सर ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन। भैया हाइड्रोथोड्स ऐसा चीज है जो कि हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब रूट प्रेशर जबरदस्त हो जाता है तो फोर्स के कारण उसको खुल जाता है और पानी बाहर आता है। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हाइड्रोथोड्स आर ऑलवेज क्लोज और ऑलवेज ओपन। सर तो सर फंक्शन ऑफ स्टोमाटा और सर हाइड्रोथोड्स में डिफरेंस क्या आ जाता है? हाइड्रोथोड्स आर ऑलवेज ओपन, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। विचार कीजिए। सर सुना नहीं देता, एक बार फिर से बोलो। हाइड्रोथोड्स हमेशा ओपन रहते हैं, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? हाँ सर। एंड लेंटिसेल्स? लेंटिसेल्स हाँ सर ऑलवेज वो ओपन। भी। लेंटिसेल्स? यस। सर हाइड्रोथोड्स, ऊपर से बता दीजिए ना वो लेंटिसल क्या था? हाँ, हाइड्रोथोड्स as well as lenticels in the stem of some woody plants, a bit inside there will be an opening, और बाहर से थोड़ा कवर्ड ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको वो डॉट 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 जैसे दिखेगा भी, वो सब जनरली शाइनी रहता है, वो उसका जो स्टेम रहता है शाइनी टाइप का रहेगा, और आप उसको धब्बा धब्बा भी आप देखोगे उसमें विजिबल रहता है, वो धब्बा धब्बा। उसी के अंदर छोटा सा होल जैसा, पोर जैसा वो रहता है, हमेशा वो खुला है। तो स्टेम के द्वारा भी वाटर वेपर एस्केप होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे लेंटिसेल।
lenticel present in woody stem. लेकिन in some plants we find the hydatodes. In hydatodes, through hydatodes, the water is lost in the form of water droplets. Water droplet. But in lenticels, the loss in the form of Sir, vapor. yes, that is we can say simply transpiration. So transpiration is taking place by lenticel, stomata, and cuticle. Lenticel in the stem, stomata leaves, and this is also the wax layer, waxy layer on leaves. Next, we have to understand the next concept. This is concept number 1. Next is concept number 2, which we are talking about the ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के बेसिस पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, जिसमें आपको बताना है कि प्लांट सेल का क्या होगा, क्या होगा तेरा प्लांट सेल. सो या तो एंडोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, दो ही ऑप्शन. अगर सेल is placed in a hypertonic solution, okay, the plant cell is placed inside a hypertonic solution. solution बाहर है, ये एक बीकर बना दिया मैंने, ठीक है. ये प्लांट सेल बीकर में है, ये बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, क्या होगा. आई यूज्ड टू से एक्सोस्मोसिस होगा सर. हाँ सर, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा. सर सेल के अंदर से सर वो पानी बाहर आ जाएगा सर. क्योंकि सर एक्सोस्मोसिस हो रहा है. सर बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. बाहर का कंसंट्रेशन सॉल्ट का कम है ज्यादा सर, है. कम है. हाँ, सॉल्ट का ज्यादा है. हाँ, मिनरल कंटेंट बाहर ज्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन इसीलिए कम है. प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और आपको पता है मूवमेंट विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर, अंदर से बाहर, यानी एक्सोस्मोसिस. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा एक्सोस्मोसिस और इसके कारण सेल का हो जाएगा क्या, प्लाज्मोलाइसिस, और इसीलिए ये दिखेगा फ्लैसिड. सर वो सब प्लाज्मोलाइसिस एक बार फिर बता दीजिए ना. जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड होगा, उसके बाद सेल चूसे हुए आम के जैसा
कुछ भी नहीं अंदर, बस थोड़ा सा वैक्यूल सुटक गया अंदर, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा न्यूक्लियस। यानी क्या हुआ? हाउ डू यू डिफाइन दिस प्लाज्मोलाइसिस? जो प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो छोड़ देगा सेल वॉल को, लेकिन जब सेल ये हो गया फ्लैसिड कंडीशन, प्लाज्मोलाइसिस के कारण ये फ्लैसिड कंडीशन होता है। यहाँ क्या है, ये क्या है यहाँ पे सेल में, ये क्या भरा हुआ है? सर वैक्यूल से सेल सैप। ये है वैक्यूल, सुटक गया। जब सेल सैप। जब प्लाज्मोलाइसिस हुआ तो वैक्यूल इतना सा सुटक गया, ये पूरा भरा हुआ था पहले, लेकिन सब निकल गया पानी, तो क्या बचा? ये सुटक के इतना सा हो गया। अब इसमें क्या भरा हुआ है? हवा कि सेल सैप। कौन पानी? कौन पानी है? जो बाहर है पानी, वही यहाँ है पानी। बीकर में जो पानी है वही पानी यहाँ है? नहीं, सेल से जो बाहर गया पानी वो यहाँ है। सर सॉल्ट होगा सर। सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट इज देयर इन द बीकर, वो यहाँ पे आ गया। बैलेंस होने के लिए समय लगेगा। हाँ, अगर 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 ऐसा हो कि सेल के अंदर प्रचंड मात्रा में प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म उपलब्ध है, तो धीरे धीरे करके अंदर बाहर का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रिएट होगा। सेल कितना छोटा है और बाहर में इतना सारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो तो उसको पूरा चूस लेगा, उसका पूरा पानी निकाल देगा, वो पूरा सुटक के बन जाएगा पापड़। जितना हो सके उतना पानी निकल, इतना उसमें से पानी निकलना चाहिए कि बाहर का और अंदर का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। उतना पानी है सेल के अंदर। हाँ, अगर किसी का अचार बनाना हो, किसी का अगर अचार बनाना हो तो ब्राइन सॉल्यूशन बनाइए। ब्राइन इज नथिंग बट सॉल्ट वाटर, सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर इज ब्राइन। यानी आप जो समुद्र का पानी है उसको भी ब्राइन वाटर मोटा मोटी बोल सकते हैं। देखिए, समुद्र में आप कभी नहाए हो तो आपको समझ में आएगा। नहाए होता क्या है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है और चलते फिरते बहुत खेलते फिरते आपको इधर उधर कुछ कटवट हो जाता है, छिला जाता है स्किन, तब घुसिए पानी में, जो तो मजा लहरेगा, जो बिरनी छूटेगा, हाँ छटपटी छुड़ा देगा। बोला क्यों घुसे पानी में? हाँ, वही बात है। क्यों हुआ वैसा? एकदम नमक का आपका पानी चूसना शुरू कर देता है। तो वही बात है यहाँ पे, सेल के अंदर जो पानी था वो आ गया बाहर, और जो सेल वॉल है उसका परमिएबिलिटी क्या है? फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल। तो भैया, जब हमने आपको बता दिया कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सुटक के सेल वॉल छोड़ के इधर अंदर आ गया है, तब यहां नमक पानी बाहर का नहीं आ जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है। क्या? हाँ, अगर सेमी परमेबल होता तो बाहर का सॉल्ट वाटर अंदर नहीं आ सकता है। सॉरी, क्योंकि क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आज का बना हुआ चीज नहीं, बैक्टीरिया के पहले पूर्वज का चीज है। ये जो पहला सेल इस दुनिया में आया, सिंपलेस्ट सेल जो बोलते हैं, उसमें बस एक मेम्ब्रेन का कवरिंग था जिसके अंदर कुछ कुछ चीज समेटे हुए एक पैकेज। वो मेम्ब्रेन ही जीवन का पहला आधार बना। मेम्ब्रेन आइडेंटिटी देता है, मैं हूं, वो मैं वो नहीं हूं। कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर मेरे बाहर नहीं जा सकता बिना इजाजत का, वो चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो सेल वॉल है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फाइबर का बना हुआ, एक तरीके से मृत। इसमें कोई जान नहीं, इसमें बहुत सारा पोर्स रहता है, आराम से कोई भी वॉक इन वॉकआउट करेगा। लेकिन प्लाज्मोलाइसिस जब हम लोग बोलते हैं तो प्लाज्मा, अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाता है और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के अंदर की तरफ सुटक जाता है। ये गैप जो बन गया, ये गैप बाहर का सॉल्यूशन अंदर आ जाएगा सेल में। ये स्थिति अगर ज्यादा देर बनी रही, सेल मर जाएगा। हाँ, एंडोस्मोसिस हुआ, क्या चीज का? एंडोस्मोसिस कैसे हुआ? क्या सेल वॉल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है? तब डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस क्या कहता है? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो भैया जब सेमी परमेबल है मेम्ब्रेन छोड़ दिया सेल वॉल को, तो अब क्या कोई किस्ते नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, अंदर आ गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ने इस जगह को ले लिया। अगर ये स्थिति बनी रही, सेल खत्म हो जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी आइडेंटिटी बचा के रखा है। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा पानी इस तरीके से निकलता जाएगा, शत्रु अंदर घुस चुका है, मुश्किल, बचाना है इसका जान, क्या करोगे? पानी डालिए, यस, ताकि इसका जो है फिर वापस इक्विलिब्रिएशन हो जाए, इसका जो वाटर लेवल है नॉर्मल आ जाए, तब फिर इसमें एंडोस्मोसिस होगा और डीप्लाज्मोलाइसिस उसको बोलेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइसिस। जब डीप्लाज्मोलाइसिस हम लोग तभी बोल सकते हैं जिसकी अवधि, जिसका समय, जिसका विंडो पीरियड बहुत छोटा है। अगर उस समय के अंदर उसको मिल गया सुटेबल कंडीशन, तब ये वापस जीवित हो सकता है। डीप्लाज्मोलाइसिस आप कर सकते हो। तो ये हो गया फ्लैसिड कंडीशन। अब नेक्स्ट है the cell is placed in a hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के कारण सेल की स्थिति टर्जिड।
The pressure that is exerted by the cell contents on the cell wall is known as Turgor pressure. equal and opposite pressure that is given by the cell wall is the wall pressure. टर्गर प्रेशर बना क्यों? क्योंकि एंडोस्मोसिस हुआ, अंदर जो सेल का कंटेंट्स है पानी से चुस्त है, वैसा जब चुस्त रहेगा पानी लेके तब उसको बोलते हैं टर्जिड है, उसमें टर्गर प्रेशर बनता है. If turgor pressure exceeds wall pressure, what will happen? सब बर्स्ट हो जाएगा सेल. The cell will burst. Can I say plasmolysis will take place? नहीं सर. प्लाज्मोलाइसिस हल्का मत बनाओ, इस शब्द का मीनिंग ही कुछ, हाँ इस शब्द का मीनिंग ही कुछ और है. इसके ऊपर भी हमने काम कथा किया, ठीक है. तो प्लाज्मोलाइसिस और सेल लाइसिस एकदम अलग चीज है. सेल लाइसिस, लाइसिस ऑफ द सेल, सेल का लाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस दोनों ही अलग शब्द है. जब हम लोग बोलते हैं सेल लाइसिस यानी सेल टूट गया, बर्स्ट हो गया, ब्रोकन हो गया, सेल लाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस ये चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के अंदर चला गया. ओके. The most strong force that is responsible for the uptake that contributes to the ascent of the sap is the root pressure. Sorry, the transpiration pull. Ascent of sap. हाँ, ascent of sap हम लोग जब बोलते हैं भैया, सैप का मतलब पानी और नमक की खाना, ग्लूकोज मिक्स. बहुत बड़े बड़े पंडित भी इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं. सैप, सैप क्या है? वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं सैप. और क्या वैक्यूल के अंदर केवल नमक पानी है? बहुत सारे केमिकल हैं. Nutrients are there, waste material is there, gases are there, salts are there, glucose will also be there, different sugars will also be there. ये सब टाइप का मिक्सचर सैप के अंदर उपलब्ध है. तो इसीलिए हम लोग इसको ना वाटर मिनरल बोलते हैं और ना फूड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सैप. तो एसेंट ऑफ सैप, ये एसेंट ऑफ सैप जब होगा बात तो सही है. नहीं, ये चीज, ये 100% इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज है. बस आप अगर कॉन्सेप्ट समझ कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन है कि आपको सही बायोलॉजिकल टर्म यूज करना है. आंसर कीवर्ड्स, हाँ, यू हाउ टू यूज द कीवर्ड. सो नाउ एसेंट ऑफ सैप में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द ट्रांसपीरेशन.
So due to the transpiration, negative pressure will be created that will pull the sap upwards. और भी कुछ कुछ चीजें हैं, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी और एडेशन, इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान हम लोग नहीं देंगे। ट्रेसिंग पेपर है, बटर पेपर है, बहुत सारे अकलमंदी के काम है, हम ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बता दें। अच्छा, ओके। डेफिनेटली। और देखिए, कोई भी टीचर जब करेक्ट करता है प्रैक्टिकल का या इस टाइप का चीज, कब कोई भी टीचर हो, हर सेंटेंस कोई भी पढ़ नहीं पाएगा भैया। हाँ, सिंपल चीज है, साफ सुथरा हैंडराइटिंग लिखिए, वो और कुछ नहीं। देखते हैं रिकॉर्ड, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, साफ सुथरा लिख टेकिंग अबाउट एनीथिंग। भाई क्या भाई, आप कितने इंटरेस्ट से आपने मेहनत किया भाई, देख रहे हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता है सीधा 5 नंबर कट। जो बच्चा डायग्राम बनाया, कंसिडर करो कि भैया 15 और 20 में क्या देना है। जो जितना सुंदर डायग्राम बनाया उसको उतना अच्छा। आप क्या करोगे वो सब हमको मत बताइए, लेकिन आई टोल्ड यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर? एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस वी हैव डन, इजंट इट? इसका आंसर्स आपके पास है, सभी के पास? एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। पेज नंबर 52 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करके है, ट्रू एंड फॉल्स है। इन सब चीजों को एक बार देखिए, ऐसे हम एक बार फिर से इस चैप्टर पे टेस्ट भी ले लेंगे।